हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PNS पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आई एम ए केमिस्ट्री टीचर प्रभाकर सिंह। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का तीसरा चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, आपने पहला दूसरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक है, चलिए चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें पीछे की आएंगी, ठीक ना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, आगे के चैप्टर के लिए बेस का काम करेगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको ये हमेशा याद रखना है। वैसे 4 ही चैप्टर है आपके 9th में, बहुत आसान आसान सा। ठीक है, तो सब एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये सब जानने से पहले एटम्स और मॉलिक्यूल आप थोड़ा बहुत जानते ही हैं। ठीक है ना, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। ठीक ना, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक डेफिनेशन है जो छोटे क्लास में आप पढ़ते आए हैं। लेकिन क्या है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले ये देखते हैं। ठीक ना, क्या था कि पहले के ज़माने में, एंशियंट टाइम में क्या है, महर्षि कनाड वो पहले इंसान थे। महर्षि कनाड उन्होंने पहले इनको बताया था, मतलब पहला नाम जो एटम का आया था वो इन्हीं के मुंह से आया था कि महर्षि कनाड ने बताया था कि एलिमेंट जो भी होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, वो एक परमाणु से मिलके बने होते हैं। ठीक है ना, विच इज़ कॉल्ड एटम, जिसको आप एटम बोलते हैं। अब बाद में साइंटिस्ट लोग आए तो इनका नाम एटम रखा गया कि वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उनको हम क्या बोलेंगे, एटम्स। ठीक है ना, तो ये सबसे पहली बात जो एटम की बात शुरुआत की किसी ने, तो वो थे हमारे महर्षि कनाड। ठीक है, तो इन्होंने देखा था कि छोटे जो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या है, एटम। मतलब उनको वो एटम तो इंग्लिश में नहीं बोले थे, वो बोले थे परमाणु है ना, लेकिन बाद में इसका नाम क्या रखा गया, एटम। हिंदी में तो वही होता है, यूपी बोर्ड वाले लोग यही पढ़ते हैं। ठीक ना, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए ये स्टार्ट करने से पहले आप देखिए 5 बेसिक लॉज हैं, 5 लॉज हैं जो पूरी केमिस्ट्री को गवर्न करते हैं। ठीक ना, 5 ऐसे लॉज हैं जो पूरी केमिस्ट्री को गवर्न करते हैं। मतलब सारे जो केमिस्ट्री में जितना भी आप काम करते हैं ना, वो 5 लॉ के बेसिस पे ही करते हैं। लेकिन क्लास 9 में क्या है, थोड़ा लिमिटेड सिलेबस है, तो आपको 2 लॉज ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, सिर्फ 2 लॉज पढ़ने हैं, बाकी के 3 लॉज जो हैं वो आपको क्लास 11th में मिलेंगे। ठीक ना, क्लास 11th में 5 एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 2 अभी यहाँ क्लियर करते हैं। है ना, 2 लॉज आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इनको ये 2 लॉज जो बेसिक लॉज हैं, जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है ना, सबका सब डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ सब नोट्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहले ध्यान से सुनिए, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में क्या है, 5 लॉज हैं जो क्या करता है, पूरी केमिस्ट्री को गवर्न करता है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है अभी सिलेबस में, हमारे 2 लॉज हैं। है ना, जिसको किसने किसने दिया, एक एंटोनी लेवोसियर, ठीक है ना, इन्होंने दिया, और एक कौन थे, जोसेफ एल प्राउस्ट। है ना, ये 2 लोगों ने मिलकर ये 2 लॉ जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो दिया उन्होंने। ठीक ना, कब कब दिया, हम 74 में दिया, और इन्होंने दिया 1797 में। ठीक ना, ये 2 लॉज हैं। ठीक है, हमको जो पढ़ना है। ठीक है, तो पहला लॉ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ, ये बात तो समझ आ रही है आपको, 5 लॉ में से 2 लॉ पढ़ने हैं। ठीक ना, कितना आसान हो गया ना, खुश हो गए होंगे, 5 से 5 नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक ना, 2 लॉ से ही हमारा 9th निकल जाएगा। घबराइए मत, 11th में पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, चलिए अच्छा, 5 लॉ में बताऊं खास बात, तो 5 लॉ सबके लिए है। मतलब जो पहले के 1, 2, 3 लॉज आएंगे आपको, वो जो एलिमेंट है वो जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं उनके लिए, और बाकी के 2 लॉ गैसेस स्टेट के लिए, ठीक है ना, वो सब आपको क्लास 11th में मिलेगा। लेकिन पहला आप देखते हैं क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोनी लेवेसियर 1774। ठीक है ना, दिया, वो मार्कर नहीं चल रहा है, हाँ ये चल रहा है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखिए ये क्या हो कहता है, कंजर्वेशन मतलब बचा के रखना, क्या, मास को। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कोई भी रिएक्शन अगर कराते हैं आप, कोई भी रिएक्शन, ठीक है, ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर कभी भी आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बस उसका
स्टेट बदल सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अभी गैसेस था तो बाद में लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड था तो बाद में गैस बन जाएगा, ऐसे ही बस स्टेट परिवर्तन होगा लेकिन मास में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक ना। तो स्टेटमेंट इसका आपको नोट से मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड सॉरी मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक ना, ओनली इट चेंजेस स्टेट, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ डेफिनेशन है, ठीक है। तो बात वो समझिए कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल मैं लेता हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलता है तो अब क्या बनता है, क्या बनता है भाई, वाटर। बहुत आसान सा बेसिक सा डेफिनेशन, वाटर बनता है, ठीक है ना। तो अगर आप देखिए तो इधर वाले को आप बोलते हैं क्या, इधर वाले को आप बोलते हैं रिएक्टेंट, बोलते हैं ना रिएक्टेंट, और इधर वाले को बोलते हैं जो मिलता है आपको प्रोडक्ट, है ना। जो दो लोग को मिलाते हैं, 2 या 3 भी हो सकते हैं, मिलाएंगे तो उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो मिलता है हमको वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। बैलेंस नहीं है, ठीक है, बैलेंसिंग आप क्लास 10th में देखेंगे, ठीक है। तो बैलेंस कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए हाइड्रोजन का मास आपको देखिए 30 तक तो कम से कम याद ही होना चाहिए, सबका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब 30 तक एकदम रट्टा मार लीजिए, ठीक है ना, भूलना नहीं है 30 तक, ठीक है, 30 तक एकदम याद कर लीजिए, पेज पे लिख लीजिए, पेज हमेशा पॉकेट में रखिए, हमेशा जब भी टाइम मिले निकाल के पढ़ते रहिए। मतलब ये 30 तक तो पूरा का पूरा एकदम रट्टा होना चाहिए। कोई भी पूछे कि भाई 28 कौन है, तुरंत आप बताइए, बोले कि 15 किसका है, तुरंत बताइए, ठीक है। तो ऐसे मतलब सब याद करना है, ठीक है। तो 15 पे कौन है, कितना मास है, सब कुछ बताना है आपको, ठीक है। तो 30 तक मेरे कहे अनुसार आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो मास ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट, कितना रिएक्टेंट में आप इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है ना, हाइड्रोजन का मास 1U होता है। आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रखे हैं कि मतलब एटॉमिक मास यूनिट ये सब पढ़े होंगे। तो इसका मास होता है 1। तो इधर कितना हाइड्रोजन है, 4, देखिए 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। देखिए H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन होगा इसमें, HH, ठीक है। लेकिन ऐसे एक और H2 लेके आए तो उसमें भी HH होगा, तो ऐसे 4 हाइड्रोजन हो गए, यानी कि 1 × 4 यही हो गया रिएक्टेंट साइड में ये, प्लस क्या हो गया, हाँ ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, 8 है, एटॉमिक नंबर 16 है, ठीक है, 16 होता है। और ऐसे 2 लोग हैं, एक ऑक्सीजन का 8 तो 2 ऑक्सीजन का 16 है, तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए 4 + 32, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 36 ग्राम्स, ठीक है ना, ग्राम लिख लेते हैं, ठीक है, ग्राम में मेजर करना है, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है। मास ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, H2O है, H2O ध्यान से देखिए कितना होगा, एक H2O मॉलिक्यूल, अगर आप देखें ध्यान से, एक H2O मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन और इसका होता है 16, यानी कि एक वाटर का जो मास होता है वो 18 ग्राम का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि 2 × 18 कितना आ जाएगा, 36 ग्राम। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, है कि नहीं। मास ऑफ रिएक्टेंट जितना हो रहा है उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है ना। दिस वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वेरीफाई करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, जितना आप यूज़ किए उतने का ही प्रोडक्ट मिला। ऐसा नहीं है कि इसमें आप 30 ग्राम यूज़ किए, इसमें 36 ग्राम मिल गया, वो अजूबा हो गया, ऐसा नहीं होगा। जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही आपको मिलेगा, दिस इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये सारे केमिकल रिएक्शन में ये होता है, ठीक है ना, जितना आप लेंगे उतना ही मिलेगा, ठीक है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक। और भी एग्जांपल लेना चाहेंगे तो बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे H2Cl2 मिला दीजिए 2HCl बन जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए इसका कितना होता है भाई, 4 हो जाएगा, सॉरी 4 कहाँ से होगा, 2 हो जाएगा ना, वो तो मैं उसका कह रहा हूँ, ये 2 हो जाएगा। इसका कितना होता है, एक क्लोरीन का 35.5 होता है, हाँ 35.5, तो 2 लोग हैं तो कितना हो जाएगा 70, है ना। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये एक H का हो गया कितना भाई, इस पर ये देख लेते हैं, 72 हो गया है ना, 35 70, 2 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा, 35 71 होगा ना, तो ये 73 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन HCl का कितना होगा 35.5 और +1, ये 36.5 × 2 करना पड़ेगा, 36.5 × 2, 2 5 10, 12 में 13, 73.0। तो ये देखिए ये कितना आ रहा है टोटल 73 ग्राम, ये कितना आ रहा है टोटल 73 ग्राम, है ना। मतलब जितने भी आप C+O2 का निकल के चेक कीजिए, ठीक है ना, CO2 होता है, चलिए चेक कीजिए, जल्दी से चेक कीजिए, वीडियो को पॉज करके चेक कीजिए, है ना। H2O का देखिए, अच्छा H2O तो मैं बता चुका हूँ ना, और भी एग्जांपल देख लेते हैं। NaCl का देख लीजिए,
नहीं, वो तो आयनिक पार्ट हो गया, फिर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। NaCl, Na का एक होता है और Cl2 हो गया, तो आप 2NaCl मॉलिक्यूल बनेगा, मतलब ये 2 टाइम्स करके देखिए, ठीक है ना। तो आपको क्या दिखेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह दिखेगा, ठीक है। मतलब ये सब देखने के लिए ना पहले आपको अगर मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट आप करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको रिएक्शन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे आएगा, वो क्लास 10th में पढ़ना है ना। तो देखिए ध्यान से, मतलब जो भी आपको ज़िंदगी में मिलेगा वो आसानी मिलेगा, ठीक है। जैसे C+O2 जोड़ देगा CO2 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट हो गया CaCO3, इसको तोड़ दिया तो क्या बनेगा CaO+CO2। अब सबका निकालिए आराम से, है ना, बैलेंस भी है। कैल्शियम का 40, इसका 12, इसका एक का 16, तो ये कितना हो जाएगा 48, इसको जोड़ लीजिए, फिर इनका अलग अलग जोड़ लीजिए 40, और इसका कितना होता है 16, इसका 12, इसका 16 मतलब 16 to 32, ये इसको अलग जोड़िए, इसको अलग जोड़िए, देखिए दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, है ना। चेक कर लीजिए पॉज करके। तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा बराबर आता है। दिस वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटोनी लेवोसियर इन 1774। ओके, चलिए अब सेकंड लॉ पढ़ते हैं। सेकंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको कभी कभी कांस्टेंट प्रोपोर्शन ना बोल के लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो कभी डेफिनेट लिख दे तो ये मत समझिएगा कि सर तो पढ़ा ही नहीं थे डेफिनेट वाला, हम तो कांस्टेंट पढ़ के आए हैं तो हम नहीं बताएंगे। तो कांस्टेंट और डेफिनेट दोनों एक ही बात होता है भाई, ठीक है। तो ये दिए थे जोसेफ एल प्राउड्स इन 1797, ठीक है। तो अब देखिए ये है क्या, क्लियर हो रहा है ना सब कुछ, ज़्यादा तेज़ी तो नहीं है, एकदम आसानी से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या क्या पढ़ा है, अभी सिर्फ ये पढ़ा है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट मतलब लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में 5 लॉज हैं, लेकिन आपको 2 ही पढ़ना है। जो पहला आप पढ़ ली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई भी सोर्स हो, है ना, वॉट एवर बी द सोर्सेस, वॉट एवर बी द सोर्सेस, कोई भी सोर्स हो, आप किसी भी कंपाउंड को लेके आ रहे हैं, वॉट एवर फ्रॉम वेयर एवर द सोर्स वुड बी। जैसे मान लीजिए आप पानी ले रहे हैं, तो पानी अगर आप ले रहे हैं तो या आप अपने हैंडपम्प से लीजिए, या टैप वाटर ले लीजिए, या सी वाटर ले लीजिए, ठीक है ना। तो चाहे किसी भी सोर्सेज से आप वाटर लेके आते हैं, तो होता क्या है कि ये सारे के सारे मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो, ये कंपाउंड जो है उसमें जो एलिमेंट होंगे वो वही के वही मिलेंगे, हर जगह से सारे सोर्सेज से वही मिलेंगे, और जो कंबाइन होंगे वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। यही क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब कहीं से भी आप कोई भी एक ही टाइप का कंपाउंड लेके आइए, चाहे पानी की मैं एग्जांपल ले आऊँ, पानी आप कहीं से लेके आइए, जैसे मान लीजिए टैप वाटर, सी वाटर, कहीं से पानी लेके आइए, तो इसमें पाए जाने वाले जो एलिमेंट होंगे वो यही होंगे, और ये जो कंबाइन होंगे जिस रेशियो में वो फिक्स होगा, है ना। अरे उसमें हर तरफ से फिक्स होगा, चाहे कहीं से भी आप लेके आइए, तो जो इनका कम्बिनेशन की रेशियो है वो हमेशा फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए वाटर, अगर वाटर H2O है तो कंबाइन अगर करते हैं तो देखिए फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे बाई मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे वाटर का कितना होता है भाई, 1 होता है, लेकिन 2, और इसका कितना होता है, ऑक्सीजन का 16, है ना। तो 1:8 हर जगह मिलेगा, चाहे किसी भी सोर्स से लेके आइए। तो H2 अगर आप लेके आएंगे तो हमेशा उनका कंबाइनिंग रेशियो क्या होगा, 1:8 का होगा। अरे उसमें ऐसे ही मान लीजिए CO2 का लेके आते हैं, ठीक ना, CO2 कहीं से भी लेके आइए, या हम रिलीज़ कर रहे हैं, या एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है, या मतलब जो भी हो, ठीक है। तो CO2 का कम्बिनेशन रेशियो देखेंगे तो कार्बन का 12 होता है ना, कार्बन का 12, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये 32। अब देखिए कट जा रहा है, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह जहाँ पे भी मिलेगा उसका कंबाइनिंग रेशियो क्या होगा, 3:8। और देखिए ध्यान से, ये सब मास लेके चल रहे हैं, तो बाई मास ही कंबाइनिंग रेशियो फिक्स होगा, है ना। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वट एवर द सोर्सेस of the compound B, it would be present in a fixed ratio, in a it would be present in a fixed ratio by mass, है ना, it would be present in a fixed ratio by mass from wherever be the sources, it will give the same compound
इट विल गिव द सेम कंपाउंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। यानी कि थोड़ा अंग्रेजी ज़्यादा हो गया। ये क्या कह रहा है कि जहाँ से भी जो भी सोर्सेज से आप कोई भी एक ही टाइप का कंपाउंड उठा के ला रहे हैं तो उसमें पाए जाने वाला एलिमेंट सेम होता है और फिक्स प्रोपोर्शनल मिलता है। इसमें अगर 1:1:8 का मिल रहा है तो इसमें भी 1:8 का कंबाइनिंग रेशियो होगा, इसमें भी 1:8 का कंबाइनिंग रेशियो होगा। यानी कि हर जगह जो उनका प्रोपोर्शन होगा यानी कि कंबाइन का रेशियो होगा वो क्या होगा, डेफिनेट यानी कांस्टेंट, हर जगह कांस्टेंट। ये अगर वाटर कहीं मिल रहा है तो H2O का जो कंबाइनिंग रेशियो 1:8 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड को देख रहे हैं तो 3:8 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, चाहे किसी भी सोर्स से आप लेके आ रहे हो। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय जोसेफ एल प्राउस्ट इन 1797। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया बात आपको। तो ये दो लॉज थे जो आपको पढ़ना है। तो ये केमिस्ट्री में ये सब बातें हमेशा मतलब यूज आएंगी डायरेक्ट। ठीक है, कि मास हमेशा रिएक्टेंट का जितना होता है उतना प्रोडक्ट का होता है। ठीक है, और जितना उसका होता है मतलब जितना फिक्स रेशियो उसका होता है वो होता है। जैसे मान लीजिए कोई इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं ना, मतलब क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कह दे क्या कह दे, मान लीजिए A+B कोई कंपाउंड जुड़ा है, ठीक है ना, A+B मिलके C+D बना रहा है। ठीक है, A+B मिलके C+D बना रहा है। अगर इसका मास 27 ग्राम और इसका मास 32 ग्राम, हाँ, और इसका मास है 47 ग्राम, तो इसका मास कितना होगा। ठीक है ना, तो आप समझते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि 27 + 32 इट विल गिव यू 47 + x, और x आप निकाल लेंगे कितना होगा भाई, 5 9 7 to 9 3 to 5 में से 47 घटा देंगे, ये इधर ला के घटा देंगे, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, कितना होता है भाई, 12 आएगा क्या, 12 का। यानी कि जो डी कंपाउंड, डी एलिमेंट या कंपाउंड जो भी बन रहा है वो कितने ग्राम का आएगा, 12 ग्राम का आएगा। ठीक है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आप ये सब क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए वेरी गुड, समझ में आ गया बात आपको। ठीक है, अब देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन आए थे 1805 में, तो उन्होंने अपनी कुछ थ्योरी दी थी। ये सब स्टडी जब चल रहा था उसके बाद 1805 में डाल्टन साहब ने अपनी थ्योरी दी, पहला थ्योरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटम पे पहली थ्योरी इन्होंने दिया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि एटम कैसा कैसा होना चाहिए 1805 में, है ना, 1805 में। हाँ ठीक, उन्होंने पहला स्टेटमेंट ये दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर जो है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम कहते हैं एटम, है ना। उन्होंने क्या बोला कि मैटर जो भी है वो सबसे छोटे पार्टिकल, एक्सट्रीमली छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसको हम एटम बोलते हैं। ये पहली थ्योरी उनकी हो गई। दूसरा उन्होंने बोला कि एटम्स एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब उनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना। एटम्स जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, बस ट्रांसफर होते हैं। आप तो ये पढ़े ही हैं अभी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक ना। तो ये एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। थर्ड क्या है कि उन्होंने बोला कि एटम्स, अगर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल in every respect, ठीक है। ये क्या मतलब है, अगर एटम, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड, मतलब ये मान लीजिए कोई सरफेस है, इसमें एटम्स बहुत सारे रहते हैं, ऐसे 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 एक ही टाइप का। जैसे मान लीजिए कोई भी
ये मान लीजिए पेन ही है, ठीक है ना, इसके जो एटम्स होंगे वो एक ही टाइप के होंगे, सब एक ही टाइप के। अगर एक ही कंपाउंड है तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी सेम एलिमेंट का जो एटम होगा वो हर रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल होगा, यानी इसका जितना साइज होगा उतना सबका साइज होगा, जितना इसका मास होगा उतना सबका मास होगा, यानी कि एटम्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं एवरी रिस्पेक्ट में, हर शेप साइज कलर सब कुछ में, ठीक है ना। तो ये एटम, ये हमारे डाल्टन साहब ने तीसरी बात बोली। चौथा क्या होगा, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। बात सही है, यानी कि सेम एलिमेंट का आइडेंटिकल होता है तो एटम डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट हो सकता है, मे भी डिफरेंट, मे बोल सकते हैं आप ना, हो सकता है डिफरेंट हो जाए, हो सकता है सेम हो जाए, ठीक है ना। तो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एटम होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़ेंगे तो सोडियम का अलग एलिमेंट है, एटम है, मैग्नीशियम का अलग है, तो मतलब सबका एटम अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है ना कि देखिए इनडिस्ट्रक्टिबल, ये पहला लॉ जो आप पढ़े हैं वो है, और एक और बोले थे कि एटम्स जो मिलते हैं वो एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं, ठीक है ना। जैसा क्या है कि प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो, ठीक है ना। तो इनके एटॉमिक थ्योरी में दोनों के दोनों लॉ आ रहे थे, ठीक है ना, दोनों के दोनों लॉ ना, यानी कि कंबाइनिंग रेशियो जो होता है इनका फिक्स होता है। तो ये भी बोले थे, ठीक है ना। एक चीज़ और बोले थे कि एटम्स आर इनडिविजिबल, ये बात गलती कर दी उन्होंने, एटम्स आर इनडिविजिबल, यानी एटम्स जो है फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते आप, एटम को और भी आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, क्या बोले थे, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, ये और छोटा नहीं टूट सकता। लेकिन आज की डेट में आप जानते हैं एटम्स जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूटते हैं, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको आप भली भांति जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो एटम्स जो हैं वो डिविजिबल होते हैं, इनडिविजिबल नहीं है, एटम्स आर इनडिविजिबल, जो बोले थे उन्होंने वो गलती बोल दिया, अब थ्योरी उनकी फेल हो गई, है ना। लेकिन कुछ कुछ बातें उन्होंने बताई जो कि लॉ जो पीछे पढ़ रखे हैं उस पर बेस थी, है ना, और चीज़ें सेम सही भी थी कि सेम का सेम मिल सकता है, डिफरेंट का डिफरेंट मिल सकता है ना। तो ये था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं डायरेक्ट, बोर्ड क्या है, आप लोग को तो एग्जाम हम ही लोग करवाएंगे, ठीक है ना। तो एटम जो क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में या आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में देता है कि स्टेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि उनके जितने पोस्टुलेट हैं, ठीक है ना, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, नोट्स भी मैं दूंगा, उसमें सबका सब पोस्टुलेट वो एकदम सेम टू सेम आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है ना, रट्टा मार लेना है। तो ये हो गया आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्लियर हो रहा है बात? वेरी गुड। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हो गया, कब दिया था इन्होंने? 1805 में, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ रखा है आपने, क्या क्या पढ़ लिया? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 पढ़िए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हमको ये जो चैप्टर है वो पढ़ना है कि क्या है एटम्स, ठीक है ना। तो आज मैं एटम बस डिफाइन कर दे रहा हूँ, बाकी कल इस पे और भी डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में अपने, ठीक है। एटम क्या होता है? एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which take part in chemical reaction, यानी कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी एटम नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। और क्या होता है कि इट ऑल्सो मेंटेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि मान लीजिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एक कंपाउंड से, जैसे गैसेस था तो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो एटम ही ऐसा चीज़ होता है जो मेंटेन करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट की, उस कंपाउंड की, ठीक है ना। तो एटम जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो ये एटम की डेफिनेशन हो जाएगी जो मिली है। तो एटम को सब डिवाइडेड किया गया है, एटम्स आर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज विच इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अगर कुछ क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन भी हम बताएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, क्लियर है। तो इसके बारे में डिटेल है, अभी 2-3 और है, मतलब 2 और है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और एक पता नहीं कौन है, हमको नाम नहीं याद आ रहा अभी, है ना। वो सब
अगली लेक्चर में सब डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद मॉलिक्यूल के बारे में कुछ क्वेश्चंस होगा, देखा जाएगा। ठीक है, तब तक आपको अच्छा लगा ये वीडियो, मतलब बहुत अच्छा लगा, आपको समझ में आया, मेरी सारी बातें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।